हैं कि अभी भी मौका है, हम आगे बढ़ेंगे। जब सभी विषय बेहतर होगा तो टॉपर्स हम भी बनेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है इंडियन वॉरियर क्लासेस में। और आज पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, बिल्कुल यानी सोशल साइंस का हिस्ट्री ब्रांच। और हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिल्कुल अपने देश के आजादी की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए बिल्कुल ध्यान से आइए जानते हैं अपने उस देश को जिस देश में हम रहते हैं, क्या है इसकी कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे। पर ऐसे ही आइए अपने देश की कहानी कुछ और अच्छे से पढ़ा जाए। तो आइए देखते हैं, इसके लिए दो मैप आपको चाहिए, एक वर्ल्ड मैप और एक चाहिए इंडिया का मैप। अरे इंडिया नहीं है क्या? नहीं, इंडिया। पर आज का इंडिया नहीं है, 1947 के पहले का इंडिया है। अभी हम लोग कहते ना हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है? सोशल साइंस का पार्ट है। तो सोशल साइंस क्या है? हमने कहा था कि साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग है। तो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ सोसाइटी पढ़ेंगे तो सोशल साइंस हो गया। यानी कभी कोई पूछ भी सकता है व्हाट इज सोशल साइंस? So social science is the science which deals with the study of society, human society. It's called social science. Okay? और social science में भी तीन ब्रांचेस हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, है ना? तो हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो हिस्ट्री is the branch of society, social science which study about the past of human society, changes in the human society. तो हम इसमें पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, यही आज और आज के बाद जो बीत गया है इससे पहले वो सब ह्यूमन पास्ट में आ जाएगा और उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सिविक्स किसे कहते हैं? तो लॉ ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, रूल ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। जैसे आपने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में कि रूल ऑफ द रीजन इज कॉल्ड फिजिक्स। इसमें है कि ब्रांच ऑफ सोशल साइंस व्हिच डील्स विद द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज कॉल्ड सिविक्स। एंड ज्योग्राफी क्या है? तो लोकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना? तो ऐसे ही हम आज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री इज अ सोशल ब्रांच ऑफ सोशल साइंस व्हिच स्टडी द ह्यूमन पास्ट, ह्यूमन सोसाइटीज एंड इट्स पास्ट। ओके, तो आइए हम लोग चलेंगे पास्ट में, यानी टाइम मशीन से लेकर के पीछे तक। टाइम मशीन होता है कि नहीं वो अलग बात है, पर सब्जेक्ट जल्दी चलते हैं पीछे 1947 से पहले। 1947 में देश आजाद हुआ और अभी देख रहे हैं ये जो मैप है उसका कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? तो ये ऐसे है ना, आप अगर देखेंगे कि अभी का जो मैप है तो कुछ इस तरीके से ऐसे है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। ये विभाजन के बाद का स्वरूप है और इधर से आप देखेंगे कि ये ऐसे कटा हुआ, ये विभाजन के बाद है, पार्टीशन के बाद है, 1947 के बाद है, बट 1947 के पहले चल रहे हैं। उस समय ये लाइन नहीं थी, उस समय कुछ ऐसा दिखता था भारत का स्वरूप। तो आइए पढ़ते हैं। तो हम इतिहास भी बहुत बड़ा है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इतिहास भी तीन पार्ट में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इसको पढ़ने जा रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री देखिए टाइमलाइन है कि हम इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यानी स्वतंत्रता संघर्ष की, फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे। क्या? आजादी, फ्रीडम, फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे, फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे, यानी आजादी यानी स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे। तो यही से सवाल उठता है, स्वतंत्रता क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हो रहे थे, होना चाह रहे थे, यानी हम गुलाम थे। यस, तो गुलाम थे किसके? तो आइए सारी बातों का उत्तर मिलेगा आपके इस डिस्कशन में। तो आइए देखिए ये वर्ल्ड का मैप है कुछ। तो हम जानते हैं कि हमारा जो
अर्थ है वो 7 अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये वाला यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ नीचे अंटार्कटिका। उसी में हमारा जो देश देखिए है ना, एशिया महादेश में भारत एक देश है, देख रहे हैं इसका लोकेशन। और ये गुलाम था, किसका था? तो ये ब्रिटेन है। ये छोटा सा देश है यूरोप का, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटेन एक छोटा सा देश है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, पूरी कहानी को जानते हैं, है ना, रोचक तरीके से। देखिए हुआ क्या। तो पहली कहानी आपको ये जानना होगा, ये नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर हम कहें नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया पे टॉपिक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्या है, आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था इसके पहले, तो आपने बहुत चीजें सीखी थी। यहाँ पे नेशनलिज्म की बात हुई, यूरोप में क्या पढ़ा था? नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद। थोड़ा सा आपको पिछली बातों को याद करा दो कि राष्ट्रवाद क्या था। तो हमने देखा था कि द फीलिंग, नेशनलिज्म का डेफिनेशन क्या था? द फीलिंग ऑफ वननेस विद इन अ बाउंड्री irrespective of their different culture, language, feeling of oneness में, यानी हम एक, चाहे हमारी भाषा अलग हो, हमारी कल्चर अलग हो, है ना, उससे मतलब है, पर हम एक फिक्स बाउंड्री में अपने आप को एक महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी पहचान एक नेशनल फिगर होती है, नेशनल आइडेंटिटी होती है, और भावना में हम एक महसूस करते हैं। ये कुछ पढ़ा था राष्ट्रवाद के बारे में पिछले सेमेस्टर में, और नेशनलिज्म की यूरोप हम लोग पढ़े थे। उसी में जब हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ता है, फ्रांस की क्रांति होती है, और उस फ्रांस की क्रांति में वहां पे एक राष्ट्रवाद का जो चिनाई होता है, वो राष्ट्रवाद धीरे धीरे कैसे कहते ना एक्सट्रीम नेशनलिज्म में चेंज हुआ है। इसको कहते क्या? एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक्सट्रीम मतलब अति राष्ट्रवाद होता है, और वहां से कोलोनाइजेशन शुरू होता है कि नहीं, उपनिवेशवाद शुरू हुआ। यानी ये जो यूरोपियन कंट्री है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे एक राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद में विकसित होता है, और उसी में से उपनिवेशवाद भी शुरू होता है। और उसी उपनिवेशवाद के वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दुनिया के अलग अलग भागों में जा करके क्या करते हैं? अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और पूंजीवाद के बारे में भी आपने पढ़ा, यूरोपियन कंट्री में पहले ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, औद्योगिक क्रांति आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? उनको पूंजी अधिक आ गई, और उन पूंजी के लिए वो फिर क्या करने लगे? बहुत ज्यादा गुड्स बनाने लगे, वस्तुएं बनाने लगे। उन वस्तुओं को बेचने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग भागों में फैल गए। उनके बीच में कंपटीशन हुआ, और वो अपने कंपटीशन से बचने के लिए कब्जा करना ही शुरू करने लगे, और इसने इस प्रवृत्ति को जन्म दिया, इसको उपनिवेशवाद को नाम दिया। और उस उपनिवेशवाद की वजह से क्या हुआ? अलग अलग देशों में इनका क्या हुआ? रूल हो गया। उसी में एक रूल क्या हुआ? किसका? ब्रिटेन का रूल हो गया। किस पे? इंडिया पे। तो उसी को कहते हैं कि इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन बिफोर 1947। तो अब इसकी कहानी क्या थी, ऐसा कैसे हो गया? तो देखते हैं। और वो कैसे आए थे? तो इसकी कहानी ये है कि शुरू में जैसे देखिए 1600, लेकिन 1600 पहले की कहानी भी है 1492 और 1498। क्या है कहानी? दरअसल पहले हम जानते हैं कि स्थल मार्ग से व्यापार होता रहता था यहाँ तक, और यूरोप भी होता था, यूरोप से लोग। और भारत में एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत उनको अधिक होती थी, मसाले की, क्योंकि उनको मसाले चाहिए होते थे। लेकिन बीच में यहाँ पे क्या हुआ? इस्लाम धर्म के उदय ने और विकास ने उनके लिए एक बाधा का काम किया, क्योंकि ये अगर धर्म के रूप में देखा जाए तो ईसाई धर्म के थे, तो उनके बीच में थोड़ा मतभेद हुआ, जिससे इनका आवागमन क्या हुआ? अवरुद्ध हो गया। इसलिए अब उनको मसाले तो चाहिए थे। तो सोचिए कि भारत की क्या महत्व थी कि
यहाँ पे इस तक पहुंचने तक, भारत के लिए पहुंचने के लिए काफी अलग अलग समुद्री अभियान किए गए। उसी में से इसमें कुछ प्रमुख अभियान थे 1492 जिसमें अमेरिका की गलती से खोज हुई। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से पहले भी एक अमेरिको नामक व्यक्ति जो निकला था किसके लिए, भारत की खोज करने के लिए नहीं, भारत की समुद्री खोज करने के लिए, समुद्री रास्ता खोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल तो रुक गया। तो ये लोग यहां से बोल रहा था कि क्या समुद्र के रास्ते हम भारत पहुंच सकते हैं कि नहीं, और अगर पहुंच जाते हैं तो वहां से हमें मसाला मिल जाता है और मसाले से फिर उनकी जरूरत थी वो पूरी हो जाती। लेकिन पहले अमेरिको नामक एक व्यक्ति निकला, वो आया तो था भारत जाने के लिए, लेकिन भटक के पहुंच गया था कहां, दूसरे देश में यानी अमेरिका में। लेकिन वो समझ नहीं पाया, पहले तो यंत्र था नहीं, गूगल मैप तो था नहीं आज की तरह क्लिक देंगे आप कहां पहुंचे, इसलिए वो लौट के आया और बोला कि भाई वहां मसाला नहीं मिला। उसे समझ में नहीं आया कि वो ये कहा कि हम भारत ही गए थे पर मसाला हमें नहीं मिला वहां पे। फिर दूसरा निकलता है कोलंबस 1492 में, 1492 में कोलंबस वो भी वहां पहुंच गया, लेकिन उसको इस बात का पता था जिससे वो जानता था कि भारत नहीं है। उसने वहां घूमा, देखा, समझा तो कहा कि भाई ये कुछ नया ही देश है, नया ही चीज है, भारत नहीं है। तो फिर इसीलिए कहानी है, उस जगह का नाम रखा गया अमेरिको के नाम के आधार पर, यानी अमेरिका रखा गया और खोजकर्ता के नाम में कोलंबस का नाम आता है। तो किसने खोजा? 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। ठीक, लेकिन भाई अमेरिका की खोज हुई ना, इंडिया की खोज कहाँ हुई? इंडिया की तो खोज अभी भी बची थी। तो फिर हुआ इंडिया कैसे पहुंचा जाए, तो उस काम को पूरा किया वास्को डी गामा ने, जो पोर्तुगीज था, यानी कहां का था, एक कंट्री है वहां। तो वहां से वो आया और यहाँ गुरु से मिल गया एक यात्री, उसने उसको कोऑपरेट कर दिया और वो पहुंच गया कालीकट, भारत के जो आज केरला वाले जो एरिया है उसमें कालीकट का जगह का नाम, तो वहां पहुंच गया। तो इस तरीके से वास्को डी गामा वो पहला व्यक्ति था जो क्या किया, भारत आया। भारत पहले से था, भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की किसने? वास्को डी गामा ने, क्योंकि वही वो पहला व्यक्ति था जो 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। तो इस तरीके से यूरोपियन के लिए क्या हुआ, एक रास्ते का खोज हो गया। और जब वास्को डी गामा आया, यहां से मसाले भर भर के ले गया और वहां लेकर के बड़े अच्छे दामों पे बेचा। तो लोग वाह। तो फिर यहाँ के बाकी जो देश के लोग थे, और भी लोग थे जो व्यापारी थे, वो भी आने लगे, वही भारत चलते हैं, भारत से मसाले लेके आएंगे और फिर उसे अच्छे दामों में बेचेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। तो इस तरीके से कई सारी व्यापारिक कंपनियां यहाँ इधर आना शुरू हो गई। और इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ इधर आना कि सोचिए कि जो कंपनियों का संगठित रूप में वो लोग कंपनियों का नाम ही दे रहे थे जो इंडिया के मतलब उसमें मेंशन करके नाम दे रहे थे। उसी में था एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका निर्माण 1600 में किया गया था। और कहा, ये ब्रिटेन में 1600 में एक कंपनी फॉर्म की जाती है जिसका नाम रखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इसलिए क्योंकि इसके लिए इंडिया कहाँ है, ईस्ट में, इसलिए ईस्ट कहाँ, इंडिया। और उधर से व्यापार करने का जो सारा अनुभव और विभिन्न की एक प्रकार से अधिकार जो है, चार्टर दिया गया कि आप उधर से जाके व्यापार करिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, निर्माण हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी इधर व्यापार करने आई। मतलब शुरू में आई व्यापार करने, काम चलाना था, उनको अपनी जरूरत पूरा करनी, तो वो लोग व्यापार करने के लिए आ गए। कहाँ, अपने इंडिया में। और आप जैसा कि जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में उनके जो कोठी थे यानी फैक्ट्रीज थे वो आपको समुद्र के किनारे ही मिलेंगे। यानी इधर देखिए मद्रास, इधर देखिए बंगाल यानी कोलकाता, और इधर देखिए कहाँ, मुंबई, बॉम्बे जिस समय कहा जाता है। इधर बॉम्बे, इधर मद्रास और इधर कलकत्ता जिससे पहले कहा जाता है। नाम ऑफ बॉम्बे बिकम्स मुंबई, मद्रास चेन्नई और कलकत्ता कोलकाता। इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतिहास पढ़ रहे हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है अब तक में। तो वो लोग आ गए, व्यापार करने लगे और अपना अच्छे से प्रोग्रेस किए। तो
तो हम लोग को पढ़ना तो है फ्रीडम मूवमेंट यहाँ, लेकिन थोड़ा सा आउटलाइन जान लेते हैं ताकि तब समझ पाए कि आखिर गुलाम बना कैसे, कॉलोनी बना कैसे, तभी तो समझेंगे कि अच्छा कॉलोनी कैसे बना, तो फिर उसे कॉलोनी से डी कॉलोनी कैसे बनेगी, स्वतंत्र कैसे हुआ, तब हमें वो अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉलोनी बनने की प्रक्रिया को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो लोग व्यापार करने आए 1600 में, और जानते हैं कि 1707 तक औरंगजेब रूल कर रहा था काफी, है ना। आप जानते हैं कि आगरा से जो है रूल कर रहा था औरंगजेब, बहुत उसका बड़ा साम्राज्य था, मुगल एम्पायर का एक प्रकार से कह सकते हैं कि काफी लंबे समय तक रूल करने वाला औरंगजेब एक राजा रहा। तो 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसमें उथल पुथल हो जाता है। यानी जो उसके सक्सेसर्स होते हैं उतने कैपेबल नहीं होते हैं जो उस बड़े से साम्राज्य के जो अनुशासन है, प्रशासन उसको संभाल पाए, इसलिए अस्त व्यस्त हो जाता है। और उसी का फायदा उठाता है ब्रिटिश, जो यहाँ पे आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ के अस्त व्यस्त को, यहाँ के आपस में संघर्ष का फायदा तीसरे व्यक्ति को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब केंद्रीय प्रशासन जो बड़ा सा साम्राज्य था वो जब टूटता है तो प्रांतीय स्तर पे कई सारे छोटे छोटे जो है राजा उभर कर आते हैं, प्रांत उभर कर आता है और आपस में संघर्ष करना शुरू करते हैं, और इसका फायदा उठो अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि आपस में लड़वाते रहते हैं और लड़वाते रहते हैं या तो खुद लड़ते रहते हैं। उसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, जो आए तो व्यापार करने के लिए। जैसे देखिए 1757 की लड़ाई क्या है कि उदाहरण है, बैटल ऑफ प्लासी, जो क्या है बंगाल में लड़ी गई थी। और बंगाल सिर्फ आज का बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल, उस समय का बंगाल आज के झारखंड, बिहार, उड़ीसा और इधर असम और बांग्लादेश सभी उस बंगाल में आते थे। तो सोच सकते हैं इतना बड़ा भूभाग, इतना बड़ा क्षेत्र जो सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था, वहां की लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज कैसे जीत जाते हैं? तो क्यों? सिराजुद्दौला वहां का नवाब होता है और उसका जो मामा होता है वो सेनापति होता है, इसका नाम मीर जाफर है। अंग्रेजों ने क्या किया, उतने बड़े नवाब से लड़ तो नहीं पाता, इसलिए उसने क्या किया, फूट डालो राज करो की नीति उसने इस्तेमाल की और मामा को मिला लिया अपने तरफ और उसको हरा दिया, सिराजुद्दौला को। और इस तरह से 1757 की लड़ाई को जीत लेता है, और वो जीत उसके लिए नींव का काम करती है, क्योंकि अंग्रेज को एक प्रकार से कहें तो खजाना मिल जाता है बंगाल के साम्राज्य से, और वहां से वो इतना समृद्ध होता है कि वो फिर पीछे लौट कर कभी नहीं देखता, वो निरंतर आगे बढ़ता ही चला जाता है और भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लेता है। 1757 की कहानी के बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में होता है। जिसे कहते हैं ना कि कोई सबसे पहले हम एक जमीन खरीदते हैं और नींव देते हैं, इसको पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, वो एक प्रकार से यही था। उसके बाद वहाँ हम क्या करते हैं, उसकी जो कुर्सी बोलते हैं, उसका जो बाउंड्री होता है, नीचे बेसमेंट तैयार करते हैं, वो था 1764 का बेसमेंट। इस युद्ध को जीत लेना वैसे ही था ठीक जैसे कि उनके लिए उस जगह पे नींव तैयार करना, बेसमेंट तैयार करना। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। आप जानते हैं बक्सर है ना, बिहार और यूपी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बिहार में ही बक्सर है, और वहाँ युद्ध होता है और वहाँ भी जीत जाते हैं अंग्रेज। और उस जीत के बाद 1765 में पूरी दीवानी मिल जाती है। अभी तक तो क्या था, एक इनडायरेक्ट वे में था, क्योंकि नवाब तो बना दिया था मीर जाफर को, उसके बाद उसके दामाद को, लेकिन करता धरता वो था। अब इस तरीके से औपचारिक रूप से 1765 में से पूरा बंगाल का दीवानी मिल जाता है, यानी अब वो औपचारिक रूप से हो गया। कब? 1765 में। और उसके बाद तो फिर लगातार 1813 तक आते आते अपने आप को ब्रिटिश यहाँ क्या कर लेते हैं, पूरे अपने आप को सुप्रीम घोषित कर लेते हैं। जो छोटे छोटे राजवाड़े थे या तो मिला लिए या तो उसको अपने अधीनस्थ कर लिए, नीचे कर लिए, अपने अंडर में ले लिए। और 1813 तक आते आते उनका लगभग पूरे भारत के क्षेत्रों में उनका शासन प्रशासन फैल जाता है। और जानते ही हैं कि भाई प्रतिक्रिया भी तो होगी, क्योंकि वो जो थे
अपना उपनिवेशवाद सोच, अपने फायदा, क्योंकि कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी किस लिए थी, प्रॉफिट के लिए, और अपने प्रॉफिट के लिए ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या थी, तैयार थी, और अपने प्रॉफिट के लिए इसने जितना भी हो सके सबका शोषण करा, फायदा उठाया यहाँ के संसाधनों का, तो उसका प्रतिरोध हो रहा था। लोग छोटे छोटे लेवल पे, जैसे ट्राइबल लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, पर छोटे छोटे थे, मतलब थे, लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना का प्रसिद्ध है 1857। ये नहीं प्रसिद्ध नहीं, इसे तो 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इतना व्यापक रूप पर था कि आपने मूवी देखी होगी मंगल पांडे, अगर नहीं देखा होगा तो कभी देखेंगे मंगल पांडे। उसमें बैरकपुर जो कलकत्ता के पास था, वहाँ पे बैरकपुर से आग उठती है और फिर ये मेरठ, दिल्ली, बिहार, झांसी तक फैलती है। आग मतलब ये आग नहीं, बल्कि आंदोलन की आग, विद्रोह की आग, और इन क्षेत्रों में बगावत हो जाती है 1857 की क्रांति में। इसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है कि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सारा करता धरता थी भारत में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया जाता है और स्वयं ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश कंट्रोल हो जाता है, यानी ब्रिटिश उपनिवेश औपचारिक रूप से बन जाता है। अब सोचिए, क्षेत्र कहाँ है, भारत, यानी यहाँ, और उससे संबंधित कानून कहाँ बनाए जा रहे हैं, यहाँ की पार्लियामेंट में, यानी लंदन में। सोचिए, और इसी नियंत्रण को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं, जो औपचारिक रूप से यहाँ से शुरुआत हुआ 1858 से। ठीक, तो 1858 से लेकर के अब हम लोग को तो पढ़ना क्या चैप्टर में 1917, तो उससे पहले क्या हुआ, तो देखिए हुआ क्या कि 1858 में वो लोग आ गए, सेटिंग कर दिए, मतलब पूरा नियम कानून बना दिए कि ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे, कोई भी चीज़ क्या होगा, यहाँ पे एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा, उसके अनुसार जो है यहाँ पे रूल होगा, यानी कानून के गुलाम हो गए। अब इससे कई लोग जो यहाँ के विद्वान थे, जागरूक लोग थे, उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से हम पर वो रूल कर रहे हैं। तो उनको अगर हटाना है तो हमें क्या करना होगा, हमारी अपनी कमियों को दूर करना होगा। इसलिए यहाँ से लेकर करके जो है 1885 तक क्या हुआ, कई सारे सामाजिक सुधार हुए। इस पीरियड को सामाजिक और धार्मिक सुधार का वक्त कहा जाता है। इसमें कई ऐसे, राजा राम मोहन राय हालांकि इससे पहले ही थे, इसलिए उनको जनक कहा जाता है सामाजिक सुधार आंदोलन का, लेकिन इसके बाद बहुत सारे धार्मिक सामाजिक संस्थाएं शुरू होती हैं, और जैसे क्या क्या बुराइयां थी हमारे यहाँ, जैसे भेदभाव, जातिवाद, अंधविश्वास, इन सब महिलाओं के प्रति जो भेदभाव थे, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था, गलत मान्यता थी, उनको विधवा विवाह, ये सारी चीज़ें को दूर करने की कोशिश हुई। जो लोग जागरूक थे, जो लोग कहीं ना कहीं अग्रणी थे, वो इसको दूर करने की कोशिश करने लगे। तो कई संस्थाओं और व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास किए गए जिससे इस समस्याओं को दूर किया जा सके। वहाँ से जागरूकता बढ़ती है और बाद में ये एहसास होता है यहाँ के लोगों को कि हम व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर अगर हम सुधार करते हैं तो इतनी सुधार नहीं हो पाएगी जितना कि सरकार के माध्यम से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार अगर बदलाव लाती है तो व्यापक स्तर पर होगा। उदाहरण देखिए, अभी जैसे उदाहरण ये देख लीजिए कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए अगर हम व्यक्तिगत स्तर पे भी प्रयास करते हैं तो कुछ लोग जो उनको समझ में आता है वो प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ये हो जाए कि सरकार क्या कर रही है, पढ़ाने वाले गार्जियन को या बच्चियों को सरकार क्या दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे उनको स्कॉलरशिप दे रही है, साइकिल दे रही है, ड्रेस दे रही है, तो क्या होता है, ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। तो अब हुआ कि राजनीतिक स्तर पे भी प्रयास होने लगे और 1885 में बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात एक पूरे देश की पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी थी जिसके जरिए राजनीतिक मुद्दों को, प्रशासनिक मुद्दों को सीधा सरकार के साथ बात करना, सुधार करवाना था। पर कंफ्यूज मत होइएगा,
आज जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो अलग पार्टी है, और वो जो पार्टी थी बिल्कुल अलग पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय अलग ही बात था। तो हम उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई थी। तो ये जानना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद 1885 से लेके 1915 तक का गैप है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम आपको रिकैप कराते हैं कि 1885 से लेकर के 1915 तक क्या हुए, ये राजनीतिक जो है मांग हो रहे थे, सुधार हो रहे थे। उसमें फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सारे जो राजनेता थे अलग अलग क्षेत्र से अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे, सुधार कर रहे थे। अब 1915 और हमें अभी 1917 से 47 के बीच में पढ़ना है, तो आते हैं कि 1915 यहाँ पे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको याद होगा कि 1914 से क्या हो जाता है, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब है, तो आप जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1914 टू 1919 के बीच लड़ा गया था। और इसमें लड़ने वाले कौन थे, दो ग्रुप थे। इसमें कौन था, पहला एलाइज और एक्सिस पावर। कौन था, एलाइज और एक्सिस पावर, यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन थे, ये ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस। जबकि एक्सिस में कौन था, तो टर्की। ये देखो यहाँ पे कौन है, टर्की है। और इसका जो नव निर्मित देश था जो 1871 में क्या हुआ था, यूनिफाइड हुआ था, इसका नाम जर्मनी था। तो जर्मनी टर्की इधर और ब्रिटेन फ्रांस इधर। मुख्यतः यही दो देश मिल करके लड़ रहे थे। पर विश्व युद्ध क्यों कह दिए, जब दो चार देश लड़ रहे थे? तो इसलिए क्योंकि ये ब्रिटेन फ्रांस का लगभग जगह पे साम्राज्य फैला हुआ था, उनका उपनिवेश फैला हुआ था, और वो वहाँ के सैनिकों को भी इस्तेमाल कर रहे थे। यानी ये युद्ध सिर्फ यूरोप में नहीं हो रहा था, यूरोप से बाहर भी हो रहे थे। इसलिए, और या तो वहाँ बाहर के लोग भी प्रभावित हो रहे थे, इसलिए इसको विश्व युद्ध कहा गया। तो हम विश्व युद्ध क्यों, कि हम देख रहे हैं कि 1914 से 1919 तक क्या है, विश्व युद्ध चल रहा है। और आपका जो एनसीईआरटी में आप अगर बुक का जो पहला पेज देखेंगे तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही जिक्र है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत पे, उसी को रीजन दिखा रहा है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे भारत पर उस समय, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के वजह से यहाँ पे कैसे एंगर था, यानी गुस्सा था, और वो एंगर कैसे एग्रेशन का रूप लेता है। और उस एग्रेशन को दबाने के लिए ही 1919 में क्या होता है, एक एक्ट आता है ना, रॉलेट एक्ट आता है, और उस रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो हम एक एक करके अगले भाग में पढ़ेंगे जो आपके खुद बुक में दिया हुआ है। हम आपको बैकग्राउंड बता रहे थे इस पार्ट में, अगले पार्ट में हम आपको टॉपिक वाइज एक एक घटनाओं को क्यों हुए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड हैं उसका जिक्र करेंगे। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इंडिया भी एक क्या था, उसका एक उसमें इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट था। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, यहाँ के लोगों को आप देखिए कि कितना ज़्यादा लोगों को यहाँ से लेके गए थे, रिक्रूट करके, भर्ती करके, और उनको अलग अलग क्षेत्रों में लड़े थे। और जो इंडिया गेट है कहीं ना कहीं इनके ही शहादत के लिए बनाया गया था। तो जब यहाँ से लोग गए तो वो लोग क्या किए थे, शुरू में उन्होंने कहा अंग्रेजों ने, आप हमारा समर्थन करिए, हम आपको फिर क्या करेंगे, आकर के बदले में आपका सुधार करेंगे, आपके यहाँ प्रशासनिक सुधार लेके आएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने तो इस बात से इवन सोची कि गांधी जी उस समय उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी, उनको क्या सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी कहा था, लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप क्या करिए, भर्ती लीजिए और लड़िए, और ब्रिटिश का क्या करिए, सहयोग करिए। सोचिए, लेकिन बदले में मिला क्या, तो उस तरह से कि बदले में भूख लगी थी, भोजन की मांग थी, और अंग्रेजों ने चॉकलेट पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि ये ले लो भैया, हम आपके देखो चॉकलेट दे रहे हैं। तो गुस्सा आएगा ही, लाजमी है कि भूख लगी थी और चॉकलेट पकड़ा दिया। तो वही कि जब वो सुधार लेके आए थे 1919 एक्ट में, तो क्या कर दिए 1919 के एक्ट में, इसका बहुत बड़ा रोल है कि 1919 में एक सुधार अधिनियम लाते हैं, जिसको कहते तो हैं कि हम सुधार अधिनियम लेके आ रहे हैं, लेकिन लाते हैं क्या, लाते हैं
कि जो प्रांतीय स्तर है वहाँ पे डायरकी लेके आते हैं, द्वैध शासन। क्या लेते हैं? द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? मतलब कि कुछ पार्ट पे ये मान लीजिए कि अवध का प्रांत है या कोई बॉम्बे का प्रांत है, इसका जो सभा है विधानसभा, वहाँ पे कुछ जो मंत्री होंगे यहाँ से चुने हुए लोग होंगे और बाकी कौन होंगे? अंग्रेज के लोग होंगे। और कुछ क्षेत्रों पे मतलब कि कुछ चीज़ों के लिए, शिक्षा पे लेकर के, सफाई को लेकर के, उसके लिए जिम्मेदारी किसको रहेगी? यहाँ के स्थानीय नेता के लिए। और बाकी जहाँ से रेवेन्यू आएगा, जहाँ पे मेन पुलिस प्रशासन है, वो सब किसके अंडर में रहेंगे? तो वो ब्रिटिश मंत्रियों के अंडर में रहेंगे, उनके अधिकारियों के अंडर में रहेंगे। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। और इसी व्यवस्था से और लोग क्या हुआ? उनके जो गुस्सा था उसमें आग में घी डालने का काम किया और इसीलिए एग्रेशन हुआ। तो कई अलग अलग जगह पे एग्रेशन हो रहा था, तो उसी को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हड़ताल हुआ, तो फिर मार्शल लॉ लगा पंजाब में। और वही आप जानते हैं कि मार्शल लॉ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन जो लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे अपने त्यौहार को मनाने, और उसमें से कुछ लोग थे जो मेले में ये सोच रहे थे कि चलो इसी बहाने मिल लेते हैं, उनको निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, फायरिंग करवाई गई और 1000 से अधिक लोगों को क्या कर दिया गया? मौत के मुंह में डाल दिया गया, यानी मार दिया गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में। तो पढ़ेंगे अगले क्लास में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, उसके क्या अचीवमेंट्स थे, क्या लिमिटेशंस थे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन का क्या रोल रहता है, उसके लिए क्या ऐसी बात थी जिसका विरोध होता है। फिर आगे पढ़ेंगे कि कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का क्या बैकग्राउंड बनता है, उसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, उसके क्या अचीवमेंट्स होते हैं, क्या फिर उसके लिमिटेशंस होते हैं। और फिर क्या ऐसी नौबत आती है कि फिर उसके बाद भी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी 1942 में आंदोलन शुरू करना पड़ता है। तो हम फिर पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वहाँ पढ़ेंगे। इसलिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर।